जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीदास बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीदास बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी विवाद बना हुआ है। मान्यता के अनुसार 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारण आज भी विवाद बना हुआ है। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशॉल कॉलेजिएट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंट कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी आईसीएस बने, किंतु
उनकी आयु को देखते हुए केवल एक बार में ही उन्हें ये परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय ये सोचने के लिए मांगा, परीक्षा दे या ना दे, कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वो जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला ना मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान टाई पास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने खाने की समस्या हल हो गई। हालांकि एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो ICS में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने यह तय किया कि वो जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो वे पूरे भारत में लोगों को इस आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करने लगे और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। इस आंदोलन की शुरुआत की भनक लगते ही ब्रिटिश सरकार को यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया। उन्होंने जेल में 2 सप्ताह तक खाना नहीं खाया। खाना न खाने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो हंगामे के डर से उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। साल 1941 में उनके इस हाउस अरेस्ट के दौरान सुभाष ने जेल से भागने की एक योजना बनाई। वो पहले गोमोह बिहार गए और वहां से वो सीधा पेशावर चले गए। उसके बाद वो जर्मनी चले गए और वहां हिटलर से मिले। सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में अपनी पत्नी एमिली शेकल के साथ रहते थे। 1943 में बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी आर्मी को तैयार किया, जिसका नाम उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी रखा, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालीन नेता थे, जिसकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वह ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। उनके विचार, कर्म और आदर्श अपना कर राष्ट्र वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका वो हकदार है। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के अमर सेनानी, महाभारत के सच्चे सपूत थे। नेताजी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक थे जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों की मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनके नेतृत्व में चमत्कारिक गुण थे। उनके नेतृत्व के चमत्कारी गुण थे, जिनके बल पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभालकर अंग्रेज को भारत से निकाल बाहर करने के लिए एक मजबूत सशस्त्र प्रतिरोध खड़ा करने में सफलता हासिल की थी। नेताजी के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हम देश सेवा से ही जन्मदायिनी मिट्टी का कर्ज चुका सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी न सोचकर पूरे देश के बारे में सोचा। नेताजी के जीवन के कई और पहलू हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे सफल संगठनकर्ता थे। उनके बोलने की शैली में जादू था और उन्होंने देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। नेताजी मतभेद होने के बावजूद अपने साथियों का मान सम्मान रखते थे। उनकी व्यापक सोच आज की राजनीति के लिए भी सोचनीय विषय है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मित्रों, 12 महीने पहले पूर्व संग्रह या परम बलिदान का एक नया कार्यक्रम पूर्व एशिया में मौजूद भारतीयों के समक्ष रखा गया था। आज मैं आपको पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा दूंगा और आपके सामने आने वाले वर्ष के लिए हमारी मांगे रखूंगा। लेकिन ये बताने से पहले
मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि एक बार फिर हमारे सामने स्वतंत्रता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में लगे हुए हैं और इस संघर्ष के दौरान उन्हें कई मोर्चों पर बार बार हार का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दुश्मन बहुत हद तक कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई आज से 5 साल पहले की तुलना में काफी आसान हो गई है। ईश्वर द्वारा दिया गया ऐसा दुर्लभ अवसर सदी में एक बार आता है, इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम इस अवसर का पूर्ण उपयोग अपनी मातृभूमि को अंग्रेजी दास्तान से मुक्त करने के लिए करेंगे। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं सिर्फ पूर्व एशिया में मौजूद 30 लाख भारतीयों के प्रयत्नों पर निर्भर नहीं हूं। भारत के अंदर भी एक विशाल आंदोलन चल रहा है और हमारे करोड़ों देशवासी स्वतंत्रता पाने के लिए कष्ट सहने और बलिदान देने को तैयार हैं। मैं हमारे इस संघर्ष के परिणाम को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं। सुभाष चंद्र बोस के विचार मैं आपको बता दूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना है। तीसरा, यह हमारा फर्ज है कि हम अपनी आजादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। हमें अपने त्याग और बलिदान से जो आजादी मिली है उसकी रक्षा करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती है। पांचवा, जो अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता है और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक हैं जिनका और जीवन आज भी करोड़ देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको करेंगे।